नमस्कार दोस्तों। अरे ओ महारानी, जरा पैर चला ले, या आज का नाश्ता दोपहर की धूप सेकते हुए खिलाएगी। तेरी माँ ने यही संस्कार देकर भेजा है क्या कि ससुराल में 9 बजे तक बिस्तर पर पड़े पड़े सोती रहे। रसोई के दरवाजे पर खड़ी सास प्रभावती देवी की कड़वी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। उनके हाथों में चाय का खाली कप था, जिसे उन्होंने सामने की मेज पर इतनी जोर से पटक कर रखा कि कप में दरार आ गई। सुमन, जो सुबह 5:30 बजे से ही रसोई में पसीना बहा रही थी, वह सहम गई। उसने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और नीची नजरों से कहा, माँ जी, मैं तो सुबह 6 बजे से ही उठकर काम कर रही हूँ। नाश्ते में पराठे और आलू की सब्जी बन ही गई है। जबान चलाती है मेरे आगे, प्रभावती जी ने आंखें तरेड़ते हुए कहा। 6 बजे से उठी है तो क्या एहसान कर रही है? 2 कौड़ी का मायका है तेरा, जहाँ भर पेट खाना भी नसीब नहीं होता था। यहाँ हमारे बेटे के पैसों पर ऐश कर रही है और काम करने में तेरी रीढ़ की हड्डी टूटती है। तभी अपने कमरे से मटकती हुई सुमन की ननद राधिका बाहर निकली। हाथों में महंगी लिपस्टिक लिए वह सोफे पर आकर बैठ गई और सुमन को पैर से सिर तक घूरते हुए बोली, माँ, आप भी किसके मुंह लग रही हो? भाभी को तो बस बहाने चाहिए। भैया सीधे क्या मिल गए? इन्होंने तो पूरे घर को अपना मायका समझ रखा है। भाभी जरा सुनो, नाश्ता टेबल पर लगाने के बाद मेरे कमरे की सफाई कर देना। और हाँ, आज मेरी शादी की मैचिंग ज्वेलरी और साड़ियों के लिए हमें बाजार जाना है। दोपहर में बुआ जी और फूफा जी आने वाले हैं। शाम तक अगर 4 तरह की मिठाइयाँ और गर्मा गर्म समोसे तैयार नहीं मिले ना, तो भैया से कहकर तेरी क्लास लगवाऊंगी। सुमन की शादी को 2 साल बीत चुके थे। उसके पति राकेश एक नामी कंपनी में सीनियर मैनेजर थे। स्वभाव से बेहद सीधे, शांत और अपनी पत्नी का सम्मान करने वाले। लेकिन जब राकेश ऑफिस चले जाते, तब इस घर में प्रभावती और राधिका का राज चलता था। राधिका की शादी अगले महीने एक बड़े कारोबारी के घर तय हुई थी, और तब से तो उसके पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। सुमन ने अपने आंसुओं को पीते हुए कहा, जी राधिका, मैं सब तैयार कर दूंगी। कह तो ऐसे रही है जैसे हम पर कोई उपकार कर रही हो। काम कर, मुंह मत चला। प्रभावती ने ताना मारा और दोनों माँ बेटी सज धज कर बाजार के लिए निकल गई। माँ और बेटी के जाने के बाद सुमन ने थोड़ी राहत की सांस ली। वह रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। समोसों का आटा गूथा, चाशनी चढ़ाई और बेसन फेंटने लगी। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे कि तभी हाल में रखा उसका फोन जोर जोर से बजने लगा। सुमन ने हाथ पोंछ कर फोन उठाया। स्क्रीन पर पापा लिखा चमक रहा था। हाँ पापा, प्रणाम, सुमन ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन दूसरी तरफ से पिता की कांपती और बिलखती हुई आवाज आई, सुमन बेटी, तेरी माँ तेरी माँ को अचानक बहुत तेज सीने में दर्द उठा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि बड़ा अटैक आया है। हम उन्हें तुरंत सिटी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर आए हैं। बेटी तू जल्दी आ जा। सुमन के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। पापा, माँ को क्या हुआ? आप घबराओ मत, मैं अभी आती हूँ। सुमन ने तुरंत राकेश को फोन किया। राकेश उस वक्त ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में थे, लेकिन सुमन की रोती आवाज सुनते ही वे खड़े हो गए। सुमन, तुम शांत हो जाओ। तुम तुरंत कैब बुक करो और अस्पताल पहुंचो। मैं अपनी मीटिंग कैंसिल करके सीधा अस्पताल आ रहा हूँ। सुमन ने जाने से पहले अपनी सास प्रभावती को फोन मिलाया। प्रभावती उस वक्त किसी बुटीक में साड़ियाँ देख रही थी। माँ जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। राकेश जी ने मुझे तुरंत वहां पहुंचने को कहा है। सुमन हकलाते हुए बोली। प्रभावती ने फोन पर ही चिढ़कर कहा, अरे तो हम क्या करें? हम तो बाजार में हैं। तेरा काम कौन करेगा? मेहमानों का क्या, जो शाम को आ रहे हैं। तेरी माँ को भी आज ही बीमार पड़ना था। जब देखो तब तेरे मायके का कोई न कोई नाटक शुरू हो जाता है। माँ जी, मैंने समोसे और मिठाइयाँ आधी बना दी हैं। मैं अस्पताल से डॉक्टर से मिलकर 2 घंटे में दौड़कर वापस आ जाऊंगी। सुमन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, जा जा, पर याद रखना, अगर मेहमानों के सामने मेरी नाक कटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
प्रभावती ने खटाक से फोन काट दिया। शाम के करीब 5 बजे प्रभावती और राधिका के खरीदारी के थैले लेकर घर वापस लौटी। घर का दरवाजा बंद था और रसोई में आधा बना हुआ खाना ढका रखा था। सुमन अभी तक अस्प सुमन अभी तक अस्पताल से वापस नहीं लौटी थी। राधिका ने सोफे पर अपने बैग पटके और मुंह बनाकर बोली, देखो माँ, मैंने कहा था ना, भाभी को तो बस काम से बचने का बहाना चाहिए होता है। माँ की तबीयत खराब है का झूठा नाटक करके चली गई। अब बुआ जी और फूफा जी आएंगे तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे? आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। प्रभावती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस लड़की का दिमाग बहुत खराब हो गया है। जब से आई है राकेश को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। राधिका के दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कुटिल मुस्कान के साथ बोली, माँ, क्यों ना आज इस किस्से को हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। भाभी रोज रोज अपने मायके का ढोल पीटती है ना, आज इसे ऐसा सबक सिखाते हैं कि भैया इसे खुद धक्के मारकर इस घर से बाहर फेंक दे। प्रभावती ने उत्सुकता से पूछा, क्या सोच रही है तू राधिका? साफ साफ बता। राधिका दबे पांव अपने कमरे में गई। उसने अपनी अलमारी के गुप्त लाकर से सोने का भारी नौलखा हार और कंगन का डिब्बा निकाला। यह वही नया जेवर था जो राधिका की शादी के लिए बनवाया गया था। माँ, इस डिब्बे को ध्यान से देखो, राधिका ने फुसफुसाते हुए कहा। हम कहेंगे कि यह जेवर गायब हो गया है और मैं इसे लेकर भाभी की अलमारी में उनके पुराने कपड़ों के सबसे निचले हिस्से में छुपा देती हूँ। रात को जब भैया और भाभी आएंगे तो हम हंगामा करेंगे। हम कहेंगे कि सुमन ने अपने मायके वालों के अस्पताल का बिल भरने के लिए यह जेवर चुराया है। यह सुनकर प्रभावती की आंखें चमक उठी। वाह मेरी बेटी, क्या दिमाग पाया है। जब राकेश अपनी आंखों से सुमन की अलमारी से चोरी का जेवर निकलते देखेगा तो उसका सारा प्यार कफन बन जाएगा। वह एक पल में उस चोरनी को बाहर का रास्ता दिखा देगा। राधिका धीरे से सुमन के कमरे में घुसी। उसने अलमारी खोली, कपड़ों की तह के नीचे वह भारी डिब्बा दबाया और बाहर आकर अपनी माँ से हाथ मिलाया। दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। रात के करीब 9:30 बजे घर का मुख्य दरवाजा खुला। सुमन और राकेश थके हारे चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुए। सुमन की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसकी मां की हालत गंभीर थी और उन्हें आईसीयू में रखा गया था। राकेश सुमन को सहारा देकर अंदर ला रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाल में कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर दोनों ठिठक गए। प्रभावती जी जमीन पर बैठकर अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी। हाय राम, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। मेरी बेटी की शादी से पहले ही घर में डाका पड़ गया। राकेश घबरा कर आगे बढ़ा। माँ, क्या हुआ? आप जमीन पर बैठकर ऐसे क्यों रो रही हैं? राधिका रोने का नाटक करते हुए सामने आई। भैया, मेरी शादी का सबसे महंगा नौलखा हार और सोने के कंगन गायब हैं। अलमारी का लाकर खुला पड़ा था। राकेश सन्न रह गया। क्या? इतनी बड़ी चोरी? घर में कोई बाहर का बंदा आया था क्या? बाहर का क्यों आएगा भैया? राधिका ने अपनी नफरत भरी नजरें सीधी सुमन पर टिका दी। दिन भर घर में सिर्फ भाभी अकेली थी और फिर अचानक माँ की बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ से भाग गईं। मुझे तो पूरा यकीन है कि इन्होंने ही मेरे जेवर चुराए हैं और अपने मायके में जाकर छुपा आए हैं या अस्पताल का बिल भरने के लिए दे दिए हैं। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। राधिका, तुम यह क्या कह रही हो? मैं चोर हूँ? मेरी माँ आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं और तुम मुझ पर इतना नीच इल्जाम लगा रही हो? मुंह मत चला चोरनी, प्रभावती चिल्ला उठी। तेरी औकात क्या है सब जानते हैं। तेरे बाप के पास तो अस्पताल का बिल भरने के पैसे नहीं हैं, इसलिए तूने मेरी बेटी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। माँ जी, ईश्वर के लिए ऐसा मत कहिए। राकेश जी, आप तो कुछ कहिए। सुमन बिलक बिलक कर राकेश का हाथ पकड़ने लगी। राकेश का चेहरा शांत और गंभीर था। उसने कहा, माँ, बिना सबूत के किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना सही नहीं है।
अच्छा, तुझे सबूत चाहिए? प्रभावती कड़क कर बोली। अभी इसके कमरे की तलाशी लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रभावती और राधिका आक्रामक होकर सुमन के कमरे में घुसी। राकेश और सुमन भी पीछे पीछे गए। राधिका बिना इधर उधर देखे सीधे सुमन की अलमारी की तरफ बढ़ी। उसने ऊपर के कपड़े हटाए और एक झटके में सबसे निचले हिस्से से वह लाल मखमल का डिब्बा बाहर खींच लिया। यह देखो भैया, यह रही आपकी शरीफ बीबी की सच्चाई। राधिका ने चिल्लाते हुए डिब्बा राकेश के सीने पर दे मारा। अब बोलिए, यह जेवर भाभी की अलमारी में क्या कर रहा था? प्रभावती ने सुमन को धक्का देते हुए कहा। देखा राकेश, अपने ही घर में आस्तीन का सांप पाल रखा था तूने। या तो आज यह चोरनी इस घर में रहेगी या मैं। अभी के अभी इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। सुमन जमीन पर गिर पड़ी और रोते रोते हाँफने लगी। राकेश, भगवान कसम मैंने यह नहीं किया। राकेश ने मेज पर रखा जेवर का डब्बा उठाया। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। उसने अपनी माँ और बहन की तरफ देखा, जो जीत की खुशी में मन ही मन मुस्कुरा रही थी। माँ, राधिका, तुम दोनों को सच में लगता है कि सुमन ने यह चोरी की है? राकेश ने धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा। और नहीं तो क्या? जेवर इसके कपड़ों से मिला है। और क्या सबूत चाहिए तुझे? प्रभावती ने चिल्लाकर कहा। राकेश ने एक लंबी सांस ली। उसने जेब से अपना स्मार्टफोन निकाला। माँ, आप शायद भूल गई कि शायद आप दोनों को अंदाजा ही नहीं था। पिछले महीने जब हमारे पड़ोस में चोरी हुई थी, तब मैंने घर की सुरक्षा के लिए लिविंग रूम, हॉलवे और पैसेज एरिया में हिडन वाईफाई कैमरे लगवाए थे। ये कैमरे इतने छोटे हैं कि झूमर और दीवारों के रंगों में छुप जाते हैं। इनका लाइव एक्सेस और 24 घंटे की रिकॉर्डिंग सीधा मेरे फोन पर सेव होती है। यह सुनते ही राधिका के चेहरे से खून उड़ गया। प्रभावती का चेहरा पीला और सफेद पड़ गया। भैया, आप यह क्या कह रहे हैं? राधिका हकलाने लगी। राकेश ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने अपने फोन की स्क्रीन अनलॉक की और आज शाम 5:30 बजे की रिकॉर्डिंग प्ले करके मेज पर रख दी। फोन की एचडी स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। राधिका अपने कमरे से लाल रंग का डिब्बा हाथ में लेकर निकलती है। प्रभावती हाल में खड़ी चारों तरफ नजर रख रही हैं। राधिका दबे पांव सुमन के कमरे में जाती है। कुछ सेकंड बाद खाली हाथ बाहर आती है। बाहर आते ही राधिका अपनी माँ प्रभावती के साथ ताली बजाती है और दोनों माँ बेटी ठहाके मारकर हंसती हैं। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी की मौत हो गई हो। फुटेज की आवाज में प्रभावती की वह कड़वी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। आज तो इस बहार बहू रानी का काम तमाम हो ही जाएगा। कैमरे का वीडियो खत्म हुआ। सुमन जमीन पर बैठी स्तब्ध होकर अपने फोन की स्क्रीन को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। सदमे ने उसकी आवाज छीन ली थी। राकेश की मुट्ठियां भिज गई थी। गुस्से से उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने अपना फोन मेज पर इतनी जोर से पटका कि मेज के कांच में दरार आ गई। शर्म, शर्म से मेरा सर झुक गया है और तुम दोनों का बेटा और भाई हूं। राकेश की दहाड़ से पूरा घर कांप उठा। राकेश बेटा, सुन तो सही। प्रभावती हकलाते हुए आगे बढ़ी। चुप रहिए माँ, एक शब्द मत बोलिए। राकेश ने अपनी माँ की तरफ उंगली उठाई। एक लड़की जिसकी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, जो सुबह से बिना कुछ खाए पिए इस घर का काम कर रही थी। आपने उसके खिलाफ इतनी नीच और घिनौनी साजिश रची सिर्फ इसलिए कि आपका अहंकार तुष्ट संतुष्ट हो सके। राधिका रोने का नाटक करने लगी। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। वो तो माँ ने कहा था। यह तो बस एक छोटा सा मजाक था। मजाक? राकेश राधिका के करीब आया। किसी की इज्जत से खेलना मजाक होता है? अगर आज यह कैमरा न होता तो तुम दोनों ने मिलकर सुमन की जिंदगी बर्बाद कर दी होती। उसे समाज में चोर साबित कर दिया होता। राकेश ने गहरी सांस ली और कठोर लहजे में कहा, अब सुनो मेरा फैसला। राधिका, तुम्हारी शादी अगले महीने है।
तुम्हारी शादी का सारा खर्च मैं अपने पैसों से करने वाला था, लेकिन आज इस पल से मैं तुम्हारी शादी में एक नया पैसा नहीं लगाऊंगा। तुम्हारी शादी का एक एक रुपया अब तुम और माँ मिलकर जुटाओगे। मैं अपनी कमाई का एक ठेला भी इस शादी में नहीं बहाऊंगा। राकेश, प्रभावती चीखी, तू अपनी सगी बहन का रिश्ता तोड़वाएगा? हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इज्जत? राकेश कड़वाहट से हंसा। इज्जत तो आपने आज अपने हाथों से नीलाम कर दी माँ। अगर आपने ज्यादा हंगामा किया तो यह वीडियो सीधे राधिका के होने वाले ससुराल वालों को और पुलिस को भेज दूंगा। फिर देखते हैं कौन सा समाज आपकी आरती उतारता है। राकेश ने सुमन को थामकर खड़ा किया और बोला, और सुनिए माँ, कल सुबह ही मैं इस घर के ऊपरी हिस्से में रसोई और कमरा अलग कर रहा हूँ। आज के बाद मेरा और सुमन का आपसे कोई वास्ता नहीं होगा। आप दोनों अपने इस अहंकार घर में अकेली रहिए। अगले ही दिन राकेश ने मजदूरों को बुलाकर घर के ऊपरी हिस्से की सीढ़ियों के पास एक पक्का दरवाजा बनवा दिया। ऊपर एक अलग रसोई तैयार की गई। राकेश ने सुमन का सारा सामान ऊपर पहुंचा दिया। दिन बीतते गए। सुमन की मां की हालत में धीरे धीरे सुधार आया और वे अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस लौट गई। सुमन अब ऊपर शांति से अपने पति के साथ रहती थी। वह राकेश का ख्याल रखती और राकेश सुमन के स्वाभिमान की ढाल बनकर खड़ा रहता। लेकिन नीचे के हिस्से में हालत बद से बदतर हो चुके थे। राधिका की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। मैरिज हॉल वाले, कैटर्स वाले और ज्वेलर्स रोज पैसों के लिए घर के चक्कर काट रहे थे। राकेश ने अपने हाथ पूरी तरह से खींच लिए थे। जब प्रभावती रिश्तेदार और जान पहचान वालों के पास मदद मांगने गई तो राकेश के कड़े रुख को देखकर किसी ने भी उन्हें 1 रुपया उधार देने से इनकार कर दिया। आखिरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रभावती को अपने पुश्तैनी खेत का एक टुकड़ा और अपने खुद के पुराने सोने के कंगन औने पौने दाम में बेचने पड़े। जो शादी बेहद धूमधाम से होने वाली थी वह बेहद सादगी और लाचारी के माहौल में हुई। शादी के दिन भी राकेश और सुमन सिर्फ एक मेहमान की तरह 10 मिनट के लिए आए। राधिका को लिफाफा दिया और चुपचाप ऊपर चले गए। न तो राकेश ने कोई जिम्मेदारी संभाली और न ही सुमन ने कोई काम किया। राधिका की सास ने जब यह रूखापन देखा तो राधिका को ताना मारा, तेरे भाई ने तो अपनी बहन की शादी से ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे तू कोई पराई हो। जरूर तेरे ही आचरण में कोई कमी रही होगी। राधिका अपने ही किए की आग में जल कर रह गई। शादी के बाद राधिका अपने ससुराल चली गई। अब वह बड़ा सा घर प्रभावती के लिए एक शमशान की तरह सुनसान हो गया था। प्रभावती अब अकेले नीचे रहती थी। घुटनों के दर्द से कराहते हुए उन्हें खुद अपने लिए चाय बनानी पड़ती, झाड़ू लगाना पड़ता और खाना बनाना पड़ता। ऊपर से जब सुमन और राकेश की हंसी खुशी की आवाजें आती तो प्रभावती का कलेजा मुंह को आता। जिस बेटे को वे अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी, आज वही बेटा सुबह शाम काम पर जाते वक्त नीचे से मुंह फेर कर निकल जाता था। एक दिन प्रभावती की तबीयत बहुत खराब हो गई। वे रसोई में चक्कर खाकर गिर पड़ी। ऊपर से जब सुमन ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी तो वह दौड़कर नीचे आई। सुमन ने बिना कोई पुरानी कड़वाहट दिखाए प्रभावती को पानी पिलाया, उनकी दवा दी और बाम लगाया। प्रभावती की आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से सुमन का हाथ पकड़ा। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है। जिस बेटे के घमंड में मैं अंधी थी वह आज अपने ससुराल में मस्त है, मुझसे बात तक नहीं करती। और तू, जिसे मैंने चोर साबित करना चाहा, आज वही मेरी जान बचा रही है। सुमन ने शांत भाव से कहा, माँ जी, मैं फर्ज निभा रही हूँ, क्योंकि मेरे संस्कार मुझे किसी को तड़पना देखकर छोड़ना नहीं सिखाते। लेकिन जो चोट आपने मेरे स्वाभिमान और मेरे मायके पर दी थी उसका घाव भरने में वक्त लगेगा। यह सुनकर प्रभावती रोती रही, लेकिन वक्त का पहिया घूम चुका था। उन्हें अपने पापों की सजा जीते जी मिल चुकी थी। झूठ और षड्यंत्र की नींव पर बनाया गया महल
ताश के पत्तों की तरह एक न एक दिन ढह ही जाता है। दूसरों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले और उनके लिए गड्ढा खोदने वाले लोग अंत में उसी गुड्ढे में खुद गिर जाते हैं। रिश्ते सच्चाई, सम्मान और सहानुभूति से चलते रहना चाहिए। अहंकार और चालबाजियों से सिर्फ अकेलापन ही हाथ आता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमारी वीडियो किस शहर, जगह या रात से देख रहे हैं वह भी कमेंट में बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। और अगर इस कहानी के बारे में आपका कोई सुझाव या राय है तो वह भी हमें जरूर बताएं। हम उस सुझाव पर काम करने का प्रयास जरूर करेंगे। और आप लोगों से एक विशेष आग्रह है कि आप लोग हमारी वीडियो को क्यों नहीं देखते हैं। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट में बताएं। हम उस कमी को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।